प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये क्वेश्चन 10 में से 9 पेपर में आएगा या 100 पेपर में से 99, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, ये मेजॉरिटी टाइम शॉर्ट नोट में आता है, दोनों में से कोई एक, लेकिन आजकल प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर साथ में पूछने लगे हैं फॉर फुल बिग क्वेश्चन। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है कुछ सालों से। पहले भी शॉर्ट नोट में ही आता था, लेकिन आजकल तो शॉर्ट नोट में कोई भी एक आता था, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर। आजकल ये लोग डायरेक्टली बड़े क्वेश्चन में जोड़ देते हैं। हो सकता है इसके साथ वो लोग पर्सन करके एक जोड़ देवे, बट ये आने का चांसेस इंटरनल में तो श्योर ही है, एक्सटर्नल में भी लगभग श्योर है। अच्छा, जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? 1 अप्रैल, करेक्ट। कब खत्म होता है? 31 मार्च। ये जो फाइनेंशियल ईयर है या अकाउंटिंग ईयर है, ये हमने शुरू नहीं किया, ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। कब से? 1867। पिछले 150 साल से यही फाइनेंशियल ईयर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 2019 के आसपास जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें दे वांटेड टू चेंज द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च टू 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये चेंज करने का था, लेकिन फिर जीएसटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट फेस कर रहा था, तो वो डिले होते गया। मेरा एक सवाल है, क्यों 1 जनवरी टू 31 दिसंबर गवर्नमेंट चेंज करना चाहता है? उसके दो मेन रीजंस क्या है? यस, कैलेंडर ईयर एक रीजन है, ब्रिटिश की प्रथा को उड़ा दो, लेकिन वो इतना बड़ा कारण नहीं है। उससे बड़ा कारण है, क्या तुमने वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF के बारे में सुना है? सुना है? ये सबके फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है। बहुत सारे देश के 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है, लेकिन अपना अप्रैल टू मार्च है, तो मिसमैच होता है ना। एक गाड़ी 1500 सीसी और एक गाड़ी 2500 सीसी, तुम फोर्ड एंडेवर और तुम्हारा मारुति का स्विफ्ट डिजायर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दोनों का श्रेणी अलग है। तो जैसे ही 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हो जाएगा तो अलाइनमेंट हो जाएगा, तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है 2-3 साल में हो जाना चाहिए। लेट्स सी। तो फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर को इनकम टैक्स की भाषा में प्रीवियस ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब ऐसा नहीं कि पिछला वाला साल। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम। ये कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 21-22। शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल। खत्म कब होने वाला है? 7-8 दिन में, 31 मार्च। तो मुझे बताओ, ये अभी फाइनेंशियल ईयर 7-8 दिन में खत्म होने वाला है, तो तुमको टैक्स कब भरोगे? जब मार्च के बाद, जब तुमको पता चलेगा तुम्हारा इनकम क्या है। तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स बनेगा अप्रैल मई में, तो तुम जून जुलाई में पता कर पाओगे ना। इससे मैं एक इजियर एग्जांपल बताता हूं जिससे तुमको समझेगा ना। तुम्हारा एकेडमिक ईयर, अभी तुम कौन से साल में हो? सेकेंड ईयर में हो। तुम्हारा 4th सेम का एग्जाम होगा, लेट अस प्रेज्यूम मार्च में, लेट अस प्रेज्यूम मार्च में इंटरनल है, लेकिन उसका रिजल्ट कब अच्छा, सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब लगता है? जब थर्ड ईयर शुरू होता है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर में तुम कमाओ, जब तक प्रॉफिट एंड लॉस बनता नहीं है, तुमको प्रॉफिट कितना है पता नहीं चलेगा, तो तुम टैक्स कैसे भरोगे? लॉजिक समझ में आ रहा है? सो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम, एंड द फॉलोइंग ईयर, जो आने वाला साल है, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है? इन विच यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द इनकम एंड यू पे टैक्स अकॉर्डिंग। सो पिछला वाला साल प्रीवियस ईयर, आने वाला साल असेसमेंट ईयर, करेक्ट? तो previous year is the year in which you earn the income. It is also called as financial year or the accounting year, or immediately following year will become the assessment year, क्योंकि तुम्हारा कितना इनकम आ रहा है, कितना टैक्स भरोगे तुम कौन से साल में?
असेसमेंट ईयर में। सो प्रीवियस ईयर ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, अर्न द इनकम, और आने वाले साल में पे टैक्स। नाउ असेसमेंट ईयर के पिछला वाला साल प्रीसीड्स इज द प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर का इज ऑलवेज द ईयर विच फॉलोज द असेसमेंट ईयर। मेरा एक सवाल है तुमसे, प्रीवियस ईयर क्या छोटा हो सकता है? कितना? सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? साइलेंट मोड में लो। प्रीवियस ईयर का सबसे छोटा वाला साल कौन सा रहेगा? सॉरी, सबसे छोटा वाला प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? तुमने आज बिजनेस शुरू किया, आज से मार्च 31 तक कितने दिन बचे? 8 दिन, 7 to 8 days. So March 23rd to March 31st will become the previous. मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही चल रहा है, बट तुम्हारा प्रीवियस ईयर नया बिजनेस का प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? तुम्हारा स्टार्टअप है, तो March 23rd to March 31st will become the previous year, और असेसमेंट ईयर will be full year. So tell me, प्रीवियस ईयर शॉर्टेस्ट कितना हो सकता है? 1 दिन। लॉन्गेस्ट कितना होगा? 1 year. But assessment year cannot be shorter than 1 year. It will always be 1 year. The shortest previous year will be 1 day. Longest will be 1 year बोलो, है ना? Now, और आगे बढ़ते हैं। अभी भी हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में ही हैं। ओके, सो अभी हम इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट इज ऑफ 1 day, लॉन्गेस्ट इज ऑफ 1 year। नाउ इसको याद कैसे रखना है, सेक्शन में तुमको बताता हूँ। पी वाई, पी को हटा के टी कर दो, टी वाई मतलब 3rd year, सेक्शन 3, ठीक है ना? और एक 34 साल का बाप है, उसके 2 बच्चे, ऐसे सोच सकते हो। और असेसमेंट ईयर, तुम्हारा पहली बार इनकम टैक्स तुमने भरा 29 एज में, 2 सबसेक्शन 9। लॉजिक समझ में? नहीं, कब लागू हुआ? वो तो 1 अप्रैल 1962 से इनकम टैक्स एक्ट 61 लागू हुआ है। हर सेक्शन, हर कंसेप्ट का कुछ सेक्शन होता है। तो असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स एक्ट 61 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 है, कायदा नंबर। और एग्जाम में तुम कायदा नंबर लिखोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो अप्रिशिएट करेगा। 99.99% बच्चे कायदा लिखते नहीं है, नंबर, बट तुमने लिखा तो बोलेगा बंदे ने पढ़ाई किया है। समझ में आया? सो इनकम टैक्स है, मुझे आईसीडब्ल्यू में 75 आउट ऑफ 100 मिला था, मैंने सब सेक्शन भर दिया। बिकॉज तुम जब सामने वाले को बता रहे हो तुमने सेक्शन तक पढ़ाई किया है, सो इंप्रेशन पड़ता है, तो तुमको आराम से 90 क्रॉस हो जाएगा। करेक्ट? तो ये सेक्शन है, सेक्शन याद करना कुछ जगह पे, सब जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ जगह पे तुम दे सकते हो। नाउ मेरा एक सवाल है, सपोजेटली 1920 असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021। वेरी गुड, 2021 होगा। आया समझ में? इसका मतलब अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 21-22। वो कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर है, तो उसका असेसमेंट ईयर कब होगा? 22-23। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी है। कैसे? 2021-22 असेसमेंट ईयर है, क्योंकि पिछला जो 2021 प्रीवियस ईयर था उसका असेसमेंट ईयर ये है, और यही प्रीवियस ईयर है अगले साल के लिए। मतलब इफ मैं 21-22 जो चल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर आने वाला साल 22-23। लेकिन ये जो 21-22 है ये असेसमेंट ईयर है ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1920 या 2021, सॉरी। समझ में आ रहा है? यस, लॉजिकली समझ में आ रहा है?
या तुमको मैंने एक और टेक्निक बता दिया लर्न करने का, न्यूमेरिकली 2 3 4 लाइन से क्या आता है 2 3 4, वो भी एक तरीका है। 2 और ब्रैकेट लगा देना तो तुमको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। और डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में आते हैं। कॉलेज में तुम बोलो पूरा क्लास शॉक हो जाए, सेक्शन बोल दिया तो। कभी अटेंड किया इनकम टैक्स का लेक्चर? और इमेजिन यू आर इन TY 3 थर्ड ईयर BBA 3 हुआ ना, BBA थर्ड ईयर, तो हो गया प्रीवियस ईयर 3। मतलब ये तुमको टेक्निक्स बताया जा रहा है जिससे तुम सेक्शन भी लर्न करो और तुमको कंसेप्ट तो समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर क्या है? इज द ईयर इन विच यू आर देयर एंड द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। Previous year precedes the assessment year. Assessment year follows the previous year. Shortest previous year is of 1 day. Longest previous year is of 1 year. Assessment year cannot be shorter than 1 year. It will always be of full year. 21-22, if it is the previous year, the assessment year will be 22-23. But previous year जो 21-22 is the assessment year for the previous year 2021. वो एडवांस टैक्स की तो बात कर रहा है, वो अलग कंसेप्ट है। एडवांस टैक्स वो अलग से बताऊंगा, वो अलग कंसेप्ट है। अभी नहीं बेटा, पूरे साल नहीं, उसके डेट्स रहते हैं, उसके हिसाब से पे करना। तू टेक्निकली पे कर सकता है लेकिन उसके डेट्स रहते हैं और वो एडवांस टैक्स होते हैं। वो भूल जा, दिसंबर भूल जा, क्योंकि मैं तेरे को एडवांस टैक्स बताने जाऊँ तो मिक्सअप हो जाएगा। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। वो सॉरी, ये प्रीवियस ईयर, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मैं तेरे को एडवांस टैक्स बताने जाऊँ इतने जल्दी, बोलते ना साइकिल में जा रहे हो ट्रक के स्पेयर पार्ट्स बताओ तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। ना ना ना, इतना आगे मत जा, इतना आगे मत जा। सब कंसेप्ट में टाइमली क्रिएट कर दूं, तेरा क्लियर कर दूंगा। अभी मुझे बता कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 21-22, वेरी गुड। सपोजिटली तू कमाता है 10 लाख, उस पर टैक्स आएगा तेरा करीबन 1,12,500। तो रिटर्न कब फाइल करेगा? जून जुलाई में, जुलाई ऑफ 22, विच विल बी द फाइनेंशियल ईयर 22-23। उस समय तू 1,12,000 टैक्स पे करेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और तू जो बोल रहा है वो एडवांस टैक्स है। दिसंबर में तू एडवांस में अगले साल का टैक्स भर सकता है, वो एडवांस टैक्स। दिसंबर जो था, जो जुलाई 31 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, वो गवर्नमेंट ने पोस्टपोन डिले कर दिया था टिल 31 दिसंबर टाइम दिया, वो था। इस साल लगभग गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, जुलाई 31 ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जुलाई का अक्टूबर करेगा गवर्नमेंट, उससे ज्यादा नहीं करेगा। हाँ, लेकिन वो ऐसे चेंज हो जाता ना ईयर, फाइनेंशियल ईयर चेंज होकर आने वाला साल आ जाता है, तो टेक्निकली उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तू चाहे तो मार्च को भी पे कर सकता है, लेकिन उसमें इनकम टैक्स 5,000 का तो तेरे को चार्ज लग जाएगा डिलेट का, प्लस इंटरेस्ट लग जाएगा अलग से, बहुत सारी चीजें। जुलाई 31 तक भरेगा तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसेप्ट समझ में है? आगे बढ़। अभी भी देखो, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मैंने छोड़ा नहीं। एग्जाम में तुमको ये सब पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, सब लिखना होगा। अब तुम्हारे सामने कुछ सवाल हम पूछेंगे। प्रीवियस ईयर 15-16 है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड। अभी असेसमेंट ईयर 19-20 है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 18-19। सेक्शन प्रीवियस ईयर का क्या है? लेकिन मैंने क्या बोला? 2 सब सेक्शन 34 बोलेगा, 2 3 4 नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? हाँ, लर्निंग के लिए। वेरी गुड। तो लेकिन तू क्या बोलेगा मेरे से बात, या सीए से बात करेगा तो क्या बोलेगा? 2 सब सेक्शन 34 एंड सेक्शन 3। ओके ओके। असेसमेंट ईयर 29, मतलब क्या बोलेगा? 2 सब सेक्शन 9। करेक्ट। अभी भी हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में ही हैं।
अभी ये सेक्शन तुमको पता चल गया, 2 सबसेक्शन 34 एंड 3, 2 सबसेक्शन 9। अभी 2019-20 प्रीसीड असेसमेंट ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या आएगा? 2021 फॉलोस। अब जरा ध्यान से सुनना, ये सबको पता है, यहां तक तुम्हारा हो भी चुका है, लेकिन ये बात सही है कि प्रीवियस ईयर अभी चल रहा है सपोजिटली 1920, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? आने वाला साल। इसका मतलब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दो अलग अलग साल है, करेक्ट? नाउ ऐसे 5 चीजें हैं, मानते हैं कि प्रीवियस ईयर 2021-22 है और असेसमेंट ईयर क्या है? 22-23 है, करेक्ट? नाउ ये बात मानते हैं कि प्रीवियस ईयर इस साल, असेसमेंट ईयर अगले साल है, बट 5 ऐसे केसेस है जहां पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है, ये एक्सेप्शंस है। पहला, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट्स फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, सेक्शन 172। अब एनआरआई कौन होता है, रेसिडेंट कौन होता है, ये अलग वीडियो में हम बताने वाले। एनआरआई तो सुना होगा तुमने, तो एक नॉन, अब वो कैसे बनाया, कैसे इनकम टैक्स में बनता है, वो हम अलग से वीडियो में देखेंगे। लेकिन ऐसा सोचो कि एक एनआरआई है, उसका एक शिपिंग का बिजनेस है, यहां से या अमेरिका से रुक रुक कर एक शिप आएगी तो इट कैन टेक अराउंड 55 डेज, और बिना रुके आएगी तो करीबन 23 दिन लगता है अमेरिका से इंडिया में आने। जो बॉम्बे में पोर्ट है, कौन सा? जेएनपीटी सुना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, उसका एक और नाम क्या है फेमसली? नव शिवाय। तो 55 दिन अमेरिका से एक शिप आई, एक बहुत फेमस कंपनी, आई थिंक पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल, P&O, वो यहां पे आई और लैंड हुई या पोर्ट में आके रुकी, फिर यहां से कुछ कार्गो, कुछ पैसेंजर लेके चली जाएगी। जो कंटेनर है वो 20 फीट और 40 फीट के कंटेनर्स होते हैं। तो एक बार इंडिया से गई, अब श्रीलंका पहुंचने यहां से 3 डेज लगता है, सिंगापुर विल टेक 8 डेज, हांगकांग माइट टेक 9 डेज, बट फिर वो श्रीलंका गई, rather than coming back it can go to जापान। हो सकता है इंडिया में अगले 1-2 साल वापस आए नहीं, क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट बोलता है कि अभी मार्च को आई है शिप, 23rd, और 28th को चली जाएगी, वापस कब आए क्या गारंटी? रिटर्न तो जुलाई में आने वाला है, हो सकता है अगले 2 साल आए नहीं, बट पैसेंजर और कार्गो लेके जा रही है, मतलब कमाई का जरिया क्या है? इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगा? मार्च 23rd को आई ना, और एक एक कंटेनर का 2.5 लाख रुपए लगता है, यहां से अमेरिका में तुमको भेजना है कंटेनर, 2.5 लाख रुपया, एरोप्लेन में तो 15 लाख रुपए लगेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा तुम गए वापस नहीं आए तो क्या गारंटी, और कमाई तो इंडिया में हुआ है कंटेनर और पैसेंजर को। तो वो लोग बोलेंगे मानते हैं पैसेंजर और कंटेनर इंडिया में हुआ, लेकिन हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने को तो में हो जाएगा, बराबर ना? अभी तो जस्ट पैसेंजर से टिकट कलेक्शन और कार्गो का चार्जेस लिया है, फ्रेट भाड़ा। व्हाट अबाउट प्रॉफिट? वो तो अकाउंट बनने के बाद पता चलेगा। शिपिंग कंपनी का भी राइट है और गवर्नमेंट को भी पता है वापस हो सकता है आए नहीं वो लोग। तो गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन बनाया, गवर्नमेंट बोलता है एक काम करो, तुम प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे मई में, बट तुम वापस ही नहीं आए तो एक तरीका है, मार्च 23 टू मार्च 28, 2021
22, 21, 22 प्रीवियस ईयर, मार्च 23 टू मार्च 28 2022 असेसमेंट ईयर। लेकिन इनकम कितना तुम्हारा टोटल पैसेंजर और कार्गो मिलकर होता है 1 करोड़ रुपया, उसका 6.25% मतलब क्या 6.25 लाख, वो हम तुम्हारा इनकम मानेंगे, उस पर टैक्स भरो और चले जाओ। वापस नहीं भी आए तो हमको तो अपना टैक्स मिल चुका है। पर ये किसको लागू होता है? पहली बात तो क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट। दूसरी बात उसका शिपिंग बिजनेस होना चाहिए। तो फिर ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, सेम। समझा है कंसेप्ट? कुछ क्वेश्चन है? जरिया इनकम इंडिया में रहा तो टैक्स इंडिया में ही भरता है। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, उसका शिपिंग बिजनेस है तो फिर टैक्स इंडिया में ही भरना पड़ेगा। हाँ तो एक्चुअली इसका इफ द इनकम इज इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो टैक्स तुझे इंडिया में भरना, नहीं विद इन इंडिया रहा वो नहीं, नॉन रेसिडेंट एक को चाहिए, और रेसिडेंट रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तुम्हारा। हाँ लेकिन फिर उसमें एक कंसेप्ट है, डबल टैक्सेशन, टैक्सेशन एग्रीमेंट होता है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ट्रीटी बोलते हैं। आई थिंक इंडिया और जर्मनी का है, मीनिंग इफ शिपिंग कंपनी जर्मनी की है सो दे डिड नॉट पे टैक्स इन इंडिया, वो जर्मनी में टैक्स भरेगा एक ही जगह पे, नहीं तो मर जाएगा ना, इधर भी टैक्स उधर भी टैक्स। लेकिन उसके लिए उस देश के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट ट्रीटी चाहिए, नहीं रहा तो फिर दोनों जगह भरना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट भी छोड़ेगा नहीं, वो गवर्नमेंट भी छोड़ेगा नहीं। आ रहा समझ में? फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर टैक्स दोनों जगह भरना पड़ेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये तुमको एग्जाम में बताना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन है। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अब क्या होता है, आजकल के यंगस्टर्स को फॉरेन का क्रेज बढ़ गया है। मेरे को स्टूडेंट्स लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, फोन आते हैं उनके डाउट्स के लिए, अभी भी लंदन से फोन आते हैं, व्हाट्सएप कॉल तो हो ही जाता है। अब मेरे एक स्टूडेंट अभी जनवरी में एक लंदन में, आई थिंक इट इज एमएससी साइंस या ऐसे एमएससी मार्केटिंग, दे कॉल इट एमएससी। हाँ हाँ एमएससी बोलते हैं, फाइनेंस भी है मार्केटिंग भी है। मेरे एक स्टूडेंट मार्केटिंग कर रही है, दूसरे का मैंने तुमको पता नहीं है। बट बोलने का क्या है तात्पर्य कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, लेट अस अज्यूम अप्रैल 1 को शुरू होता है, दिसंबर को वो चलेगा लंदन में, अप्रैल 1 2021 और चले गए दिसंबर या जनवरी 5 ले लो, अप्रैल 1 फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और जनवरी 5 2022 को दे लेफ्ट फॉर लंदन। अब वापस आने का चांस जल्दी है नहीं। गवर्नमेंट बोलता है, अब स्टूडेंट है तो उसने कुछ कमाया नहीं होगा इंडिया में, बट गवर्नमेंट बोलता है कि भाई तुमने अप्रैल 1 टू जनवरी 5 जो इंडिया में कमाया, अब तुम जा रहे हो जॉब के लिए दुबई में, बहुत सारे इंडियंस कनाडा और दुबई जाते हैं। व्हाट अबाउट द इनकम फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी? स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं आता, बट व्हाट अबाउट जो जॉब के लिए दूसरी जगह जाते हैं? अप्रैल टू जनवरी तुमने कमाया तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई तुमने इतना कमाया है, तुम अगले साल इंडिया में वापस नहीं आए तो इनकम टैक्स क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा। तुम नौकरी के लिए बाहर जा रहे हो, कैसे पता चलता है? एम्प्लॉयमेंट वीजा, एक होता है टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा कितने दिन के लिए मिलता है? 14 डेज, या तुम 1 महीने का भी ले सकते हो। तो तुम्हारा वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, अप्रैल टू जनवरी में जो कमाया टैक्स अभी भरो और फिर जाओ, तुम वापस नहीं आए तो भी चलेगा।
लेकिन तुम वापस नहीं आए तो टैक्स तो तुम भरोगे ही नहीं फिर तो इनकेस जो लोग नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं तो अप्रैल टू जनवरी उनका प्रीवियस ईयर होगा, अप्रैल टू जनवरी उनका असेसमेंट ईयर होगा, टैक्स भरने के बाद ही उनको क्लियरेंस मिलेगा जाने का, तब तो जाने देगा नहीं गवर्नमेंट, उनको भरना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 2.5 लाख तक माफ वो फ्रेमवर्क लागू रहेगा, बट टैक्स भरने के बाद ही तुम जा पाओगे। AOP or BR are artificial juridical person formed for a particular event। मैं तुमको इसके 2 एग्जांपल दूंगा। आजकल कुछ लोग शेयर्स का 9 करोड़, 9 भी नहीं 10 करोड़ लोग शेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं। 2019 में सिर्फ 4 करोड़ थे, 3 साल में कितना हो गया आंकड़ा? 10 करोड़। अब क्या होता है, मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने क्या किया, जॉइंट नाम पे शेयर्स खरीदे। उनका IDBI का उस समय शेयर्स खरीदा था। उनका उद्देश्य था 6 महीने बाद शेयर्स को बेच देना, ठीक है ना। उन्होंने शेयर्स खरीदा, 6 महीने बाद हम शेयर्स बेच देंगे। अच्छा, पार्टनरशिप का डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 क्या बोलता है? पार्टनरशिप बिजनेस शुड बी डन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, तभी वो पार्टनरशिप बोला जाता है, वरना वो जॉइंट वेंचर होता है, टेम्पररी पार्टनरशिप, जिसको इनकम टैक्स की भाषा में AOP और BOI या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। अच्छा, गवर्नमेंट ने बोला कि नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाना है। किसने बनाया था? अशोका बिल्डकॉन और L&T। भुजबल तो ही वाज द लीडर जिन्होंने ये पॉलिटिकली ये ऑर्गेनाइज किया था, बट कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे? अशोका बिल्डकॉन और दूसरा, बट वो टेम्पररी पार्टनरशिप था। वंस वो हो गया, अभी नासिक में भी अशोका बिल्डकॉन और काराडा ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक पार्टनरशिप किया है, पता होगा। तो 2 बिल्डर एक रास्ते बनाने के लिए टेम्पररी साथ में आते हैं, रास्ता बन जाता है, अलग हो गए। समझ में आया? अब ये कंटिन्यूस बेसिस पर नहीं है, तुमने चालू किया अप्रैल में, दिसंबर में खत्म कर दिया, इवेंट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट बोलेगा तुम्हारा टेम्पररी जॉइंट वेंचर है ना, अप्रैल टू से अक्टूबर, तो अप्रैल टू अक्टूबर प्रीवियस ईयर, अप्रैल टू अक्टूबर फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर, और टैक्स भरो और खत्म। वैसे भी तुम धंधा, तुम्हारा इवेंट हो चुका है। लॉजिक समझा? सो दिस इज व्हाट इज AOP और PR, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जो एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्पस के लिए फॉर्म हुआ है, जिसको टेक्निकल भाषा में जॉइंट वेंचर बोलते हैं। शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप को जॉइंट वेंचर बोलते हैं, बिकॉज वो टेम्पररी पर्पस के लिए फॉर्म हुआ है, ठीक है। चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने पिताजी से तुम गिफ्ट ले सकते हो, लेकिन तुमको एक गिफ्ट डीड बनाना पड़ेगा। फादर ने तुमको 50,000 दिए, यदि वो इनकम लोन बन जाएगा, बट गिफ्ट बनाना है तो तुमको 100 रुपए का गिफ्ट डीड बनाना पड़ेगा, तो फिर वो गिफ्ट माना जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फादर ने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है उस इनकम पे, है ना, तो डबल टैक्स नहीं लगता। लेकिन हस्बैंड वाइफ का ऐसा नहीं चलता। हस्बैंड ने वाइफ के नाम पर ट्रांसफर किया, या वाइफ ने हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर किया, या तुम किसी को एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, लॉजिक बताता हूं क्या है। तुम्हारा इनकम 2.5 लाख, तुम जॉब करते हो, 25,000 तुम्हारा इनकम, कितना हुआ? 2.5 लाख हुआ। लेट अस अज्यूम तुम्हारा एक घर है जिसपे भाड़ा आता है 2 लाख रुपए, तो तुमको टैक्स लग जाएगा। तो तुम क्या करते हो? वाइफ के नाम पर ट्रांसफर करते हो, वाइफ को 2 लाख मिलेगा, वो 2.5 लाख तक जीरो क्लेम करेगी, तुम 2.5 लाख जीरो क्लेम करेगा, तो टैक्स दोनों को नहीं लगेगा। टैक्स की चोरी हुई नहीं है। हाँ, वाइफ कमाती है, वाइफ ने तुमने एसेट ट्रांसफर किया, वाइफ ने तुमको पेमेंट किया, पूरा वाइट में तो चलता है। लेकिन साफ दिख रहा है
कि तुम टैक्स बचाने के लिए ये संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हो और गवर्नमेंट को ट्रैक हो गया, क्योंकि आजकल तो सब जगह पैन कार्ड लगता है, और तुमने ऐसा करने की कोशिश की और गवर्नमेंट को पता चल गया, तो उसपे से जो भी इनकम आ रहा है तो तुमको भरना पड़ेगा टैक्स। एक क्लबिंग ऑफ इनकम है जो तुमको सिलेबस में नहीं है। तुमने भले वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गिफ्ट डीड के थ्रू, लेकिन टैक्स तुमको ही भरना है, क्योंकि वाइफ से तुमको पैसा मिला ही नहीं है। तुम्हारे पास एक घर है 20 लाख का, तुमने वाइफ को दे दिया, दो भले ही दो, और वाइफ ने वो भाड़े पे चढ़ा है, 2 लाख भाड़ा आ रहा है, बट वाइफ को नहीं, तुमको टैक्स भरना पड़ेगा उस 2 लाख पे, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगा कि तुमने वाइफ को नाम पे ट्रांसफर किया विद द इंटेंशन टू पे लेस टैक्स, वो नहीं चलता। हाँ, वाइफ ने तुमको 20 लाख पे किया उसकी इनकम से, तो वो बच सकता है, लेकिन वाइफ का टैक्स पे किया हुआ होना चाहिए 20 लाख का इनकम जिससे उसने घर खरीदा। हाँ, उसको पे करना पड़ेगा। यदि वाइफ ने तुमको हस्बैंड को 20 लाख पे किया है और वाइफ का वाइफ के पास कैश इन हैंड दिख रहा है इनकम टैक्स में, लेकिन कैश इन हैंड कब दिखेगा? जब तुम टैक्स पे करोगे। 20 लाख कैश इन हैंड वाइफ दिखा रही, तो सबसे पहला सवाल इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा 20 लाख आए कहां से, क्या टैक्स भरा है? वो बोलेगी हाँ भरा है, तो बोलेगा शौक से ट्रांसफर कर, क्योंकि यदि मेरे बुक्स में 20 लाख कैश है, मतलब 20 लाख इनकम है, मतलब 20 लाख में टैक्स भरा होगा मैंने करीबन 4 लाख रुपया। समझ में आ रहा है? मैंने टैक्स भरा है, तो कैश इन हैंड 20 लाख क्या 20 करोड़। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत व्हेन ही डाइड, उसके खाते में कितने थे? 40 करोड़ थे ना। अब खाते में 40 करोड़ है तो उसे 10 से 12 करोड़ तो टैक्स पे किया ही होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुम्हारे खाते में 40 करोड़ है, 40 से 400 करोड़ रखो, लेकिन गवर्नमेंट को तुम्हारे पास कितना पैसा उससे मतलब नहीं है, क्या तुमने टैक्स भरा है उससे मतलब है। यदि मेरे पास 400 करोड़ है, हुआ रहेगा 500 करोड़, मैंने करीबन 100-150 करोड़ का टैक्स भरा होगा। वो भूल जाओ, गवर्नमेंट को वेल्थ से मतलब नहीं है। इनकम तेरा 400 करोड़ कैसे आया? तुझे प्रोड्यूसर ने दिया होगा 100 करोड़। गवर्नमेंट को वेल्थ से मतलब नहीं है। अंबानी के पास आज 6 लाख करोड़ का वेल्थ है, पर 6 लाख करोड़ पर टैक्स लगना नहीं है, क्योंकि वो शेयर्स है। उस पे जो कमाई होगा उस पे टैक्स लगेगा अनरियलाइज। लेकिन तू 400 करोड़ कैश दिखा रहा है, तो गवर्नमेंट का सबसे पहला सवाल होगा, इनकम टैक्स जब रेट गिरता है, जब 100 करोड़ मिलता है, गवर्नमेंट एक ही सवाल पूछता है, हमको तुम्हारे पास 100 करोड़ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 100 करोड़ आए कहां से? कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तुम प्रूव नहीं कर पाए, तो 100 करोड़ पे 100% टैक्स मतलब गया, पूरा पैसा गया। 100 करोड़ ही नहीं, ऊपर का 10 करोड़ तुमको देना पड़ेगा। 110%, 118% चला जाता है, तो जो रेट गिरा तो मर गया, पूरा 100% उस पर टैक्स लगता है, पूरा पैसा गया तुम्हारा। रेट गिरा मतलब सब, और वो रेट गिरा प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे पर गवर्नमेंट रेट डालता है, 100 करोड़ गवर्नमेंट को मिलता है, मैं बोलता हूँ देखो ये 100 करोड़ पिछले साल का कैश इन हैंड था, उस पर टैक्स भरा हुआ था। गवर्नमेंट बोलेगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टैक्स, क्योंकि तुमने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है। लेकिन रेट गिरा मतलब साले ने गड़बड़ी किया होगा, बराबर ना। तो यदि तुम ट्रांसफर करते हो एसेट विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड गवर्नमेंट, वो चलेगा नहीं। और आजकल तो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंक्ड है, कहाँ भागोगे तुम? और क्लबिंग के भी प्रोविजन लागू हो जाते हैं। सर वो इंडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है ना, अगर इस एसेट को सेल किया तो उसका स्टैंप ड्यूटी लगती है। भाई वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एक मिनट रुक जा, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, स्टैंप ड्यूटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है। नहीं 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 नहीं, तू गलत बोल रहा है। स्टैंप ड्यूटी बेचने पे वो जो प्रोसीजरल कोर्ट का चार्जेस है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, इनकम टैक्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तूने सपोजली 50 लाख का घर फ्रेंड को बेचा, उस पर टैक्स लगेगा 4%। स्टैंप ड्यूटी कितना हुआ? 2 लाख। 2 लाख जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब जो तूने 50 लाख का घर बेचा वो तूने 30 लाख में खरीदा। नहीं, 50 माइनस 30, 20 लाख रुपया इनकम माना जाएगा। उस पे तुमको कैपिटल गेन होगा 20 लाख, 50 लाख नहीं होगा। 50 माइनस 30 लाख 20 लाख होगा कैपिटल गेन। उसका टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एज इनकम टैक्स। 20 लाख तो 20 लाख 20 लाख में 18 लाख प्रॉफिट है ना, 2 लाख वो तो माइनस करने के बाद सब कैलकुलेशन होगा।
लेकिन उसके भी कंप्यूटेशन थे, वो अलग चीज हुआ। वो बेटा तू कभी नहीं टैक्स पे करेगा, वो पे करेगा। हमेशा खरीदने वाला टैक्स पे करता है। तूने 2 लाख पे किया तो तेरे को लगेगा, लेकिन तू थोड़ी गधा है, वो खरीदने वाला टैक्स पे करता है। नेवर द सेलर, अनलेस सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में डाला, ऑलवेज द बायर। तो तू 50 माइनस 30 ही करेगा, क्योंकि तेरा स्टैम्प ड्यूटी उसने पे किया है, तुझे नहीं पे करना है, बायर पे करे। नहीं, डिपेंड करता है कब खरीदा था कब बेचा। लॉन्ग टर्म डायरेक्टली नहीं बोल सकते बेटा। 2024-22 चल रहा है, तूने 2020 को खरीदा था तो वो शॉर्ट टर्म लगेगा, 2018 को खरीदा तो लॉन्ग टर्म लगेगा। और शेयर्स में 1 साल है, वो अलग है कंसेप्ट। वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तुम भूल जाओ, ये दूसरा तीसरा लेक्चर है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बताने को पूरा मेरे को 1 लेक्चर लगेगा, लेकिन वो अलग है। शेयर्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो अलग है, वो बहुत अच्छा है, नॉलेज तेरा अच्छा है। वो 1 साल के ऊपर रहता है वो लॉन्ग टर्म, और 1 साल के अंदर आ तो, लेकिन वो कंसेप्ट आगे का एडवांस कंसेप्ट। तुम्हारा नॉलेज अच्छा है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं करता इतने जल्दी। वो कैपिटल गेन चैप्टर में डिटेल एक्सप्लेनेशन आया समझ में। चलो आखिरी पार्ट ले लेते हैं। सॉरी, 5 है। वो वाली बात है, तुमने अक्टूबर में तुमने बिजनेस बंद कर दिया, गवर्नमेंट बोलेगा अभी तो तुम करने वाले नहीं हो, तो अप्रैल टू अक्टूबर जो इनकम था, अप्रैल टू अक्टूबर टैक्स भरो और धंधा खत्म। फिर तो वेट करने की जरूरत नहीं ना, तुम वेट कर सकते हो टिल मार्च, और फिर जुलाई में टैक्स भर सकते हो। लेकिन जब धंधा खत्म हुआ, उसी समय प्रीवियस ईयर, उसी समय असेसमेंट ईयर करके टैक्स पे करके खत्म कर दो। बहुत सारे होटल बंद हो चुके हैं कोविड की वजह से, तो तुम तभी प्रीवियस ईयर तभी असेसमेंट ईयर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर खत्म होता है। पर्सन अलग लेक्चर में होगा, है ना।